Students, सुप्रभात सभी को. As we have reached the first chapter of civics, that is what is democracy and why democracy. Democracy क्या होती है और क्यों हमें चाहिए डेमोक्रेसी, इन बहुत सारे सवालों के बारे में जानेंगे जब हम इस चैप्टर को पूरा पढ़ लेंगे. तो डेमोक्रेसी हम पिछले क्लासेस में भी कई बार पढ़ चुके हैं. 6th क्लास से ही ये टॉपिक शुरू हो जाता है. हमें बताया जाता है कि डेमोक्रेसी जिसमें फ्री और फेयर इलेक्शन हो, जिसमें लोगों को चूज़ करने का मौका मिले, जिसमें लीडर्स लोगों के द्वारा चूज़ किए जाएं, उन पर कोई प्रेशर ना हो, एक्सेट्रा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें. और हमने कंपैरिजन भी कर रखा है पहले से कि डेमोक्रेसी के अलावा और किस किस प्रकार की सरकार हमें देखने को मिलती हैं और उनके क्या फ़ायदे या नुकसान हैं एज़ कम्पेयर टू डेमोक्रेसी. So we will further explore and go deep into the meaning of the democracy, what it is in real sense. Up till now we have only learned the definitions, the main features, but we have not done the discussion which we needed to do in terms of understanding the chapter in a clear way, so that if somebody asks us, or if we see a news event, if we see a debate, or if wherever we are, we get a clear view of what democracy is. So today we have reached the first part of this chapter. Let us start the chapter. Up till now the most successful political idea in the world is democracy. So let us start the chapter and see what democracy is all about. So what is democracy? पहला सवाल ये उठता है हमसे. तो बहुत सारी चीज़ें हमें पता है, फ्रीडम, पार्टिसिपेशन, रेजिंग योर वॉइस, क्रिटिसाइजिंग एक्सेट्रा. तो पिछली क्लास में पढ़े हुए कुछ फीचर्स, कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डेमोक्रेसी के, उनको जानने की कोशिश करते हैं. व्हाट आर द फीचर्स विच वी हैव लर्नड अप टिल नाउ इन आवर प्रीवियस क्लासेस. सो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हम सभी को ये पता है कि डेमोक्रेसी हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन प्रोवाइड कराती है. उसके अलावा इक्वल राइट टू वोट, डेमोक्रेसी सभी एडल्ट्स को इक्वल राइट देती है वोट करने का, इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट रिलीजन दे आर और व्हाट इज देयर कास्ट और एक्सेट्रा, या दे आर मेल्स और फीमेल्स एक्सेट्रा. तो किसी भी प्रकार का भेदभाव वोटिंग राइट में सभी एडल्ट्स के बीच में, किसी भी एडल्ट के बीच में नहीं होता है. सभी को समान अधिकार दिया जाता है. फ्री टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, द पीपल आर फ्री टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट इन अ पीसफुल एंड सिविलाइज्ड मैनर. इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्रिटिसिज्म के नाम पर तोड़ फोड़ करें, पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करें, अनएथिकल या इमोरल लैंग्वेज का यूज करें. सो पीसफुल प्रोटेस्ट एंड क्रिटिसिज्म इज अलाउड. अनदर इज रूल ऑफ लॉ, जो कॉन्स्टिट्यूशन में नियम कानून लिखे हैं उस तरीके से देश को चलाना, ये भी एक फीचर है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का. बेसिक फंडामेंटल राइट्स, कुछ बेसिक फंडामेंटल राइट्स भी देती है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. ठीक है, जैसे कि हमने बहुत सारी चीज़ें जान ली, बोलने की आज़ादी, कहीं भी जाने की, कोई भी एम्प्लॉयमेंट में अपने आप को अपॉर्चुनिटी प्राप्त कराने की आज़ादी, या कोई भी जॉब या बिजनेस करने की आज़ादी. ठीक है, लोग जो गवर्नमेंट है उसको क्रिटिसाइज़ करना, उसकी आलोचना करना या उन पे प्रेशराइज करना, अच्छे काम, विकास के काम या जो वादे उन्होंने किए थे इलेक्शन से पहले उनको पूरा करने का प्रेशर बनाना, ये भी एक डेमोक्रेटिक राइट है. और उसके अलावा राइट टू लाइफ, राइट टू हैव अ क्लीन एनवायरनमेंट, बहुत सारे बेसिक राइट्स डेमोक्रेसी देती है. इट इज़ ऑल्सो एन अकाउंटेबल एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट. ये जो सरकार है या कोई भी डेमोक्रेटिक सरकार जवाबदेह होती है और एक लीगल प्रोसीजर या लॉफुली इलेक्ट की हुई सरकार है जिसमें अनफेयर मीन्स का यूज़ नहीं किया गया है या लॉ को ट्विस्ट नहीं किया गया है. तो ऐसी सरकार जो लोगों के लिए जवाबदेह हो, जो लोगों के लिए आंसरेबल हो और एक लेजिटिमेट तरीके से, लीगल तरीके से, लॉफुल तरीके से बनी हो, ऐसी सरकार होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. अनदर इंपॉर्टेंट फीचर इज रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल. लोगों के विकास के लिए, लोगों की भलाई के काम करने के लिए ही निरंतर प्रयासरत रहती है एक डेमोक्रेटिक या लोकतांत्रिक सरकार. तो ये बहुत सारे फीचर्स हमने 6th, 7th और 8th क्लास में अपने किसी ना किसी फॉर्म में, किसी ना किसी चैप्टर में, किसी पार्ट में पढ़े हैं. पर हम इससे आगे, यानी कि इनका रियल मीनिंग क्या है या जो ये फीचर्स हैं, इसको एग्जाम्पल्स के द्वारा देखने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा आइडिया, हमारे व्यूज़ और ज़्यादा क्लियर हो जाएं डेमोक्रेसी के बारे में और उसके जो अन्य फीचर्स हैं उसके बारे में.
सो द स्टोरी ऑफ मटिंडा लिंगडो एंड हर क्लास। तो एक टीचर है, वो डेमोक्रेसी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं अपनी क्लास में, और उनकी क्लास के जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो अपने अपने क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं और अपने आर्ग्यूमेंट्स भी दे रहे हैं। सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग इन हर क्लास। आई एम रीडिंग द टेक्स्ट फ्रॉम योर बुक इटसेल्फ। तो मैंने इतना सारा लिखना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि पूरी स्टोरी आपके काम की हो। हम उस स्टोरी को पढ़ेंगे, मेरे साथ आप लोग भी उस पर ध्यान दें, मैं उसको आपके लिए पढ़ूंगा, उसके बाद एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि वो वहाँ पर क्या हो रहा है। उसके बाद स्टोरी पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी लेंगे हम, ठीक है। सो नाउ लेट अस कंसंट्रेट ऑन आवर स्टोरी। आई होप यू आर हैविंग योर टेक्स्ट बुक्स विद यू, and if you don't have, just listen carefully and try to understand. So first of all, what is happening? Before we proceed, let us first note an objection by Mary. She does not like this way of defining democracy. अब डेमोक्रेसी को डिफाइन करने का तरीका पसंद नहीं आ रहा है मैरी को। तो क्या हो रहा है? मैरी, मैम, आई डोंट लाइक दिस आइडिया। फर्स्ट वी स्पेंड सम टाइम Sorry for the interruption. So let us start our story. Ma'am, I don't like this idea. First we spend time discussing democracy and then we want to find the meaning of democracy. I mean, logically, shouldn't we have approached it the other way around? Shouldn't the meaning have come first and then the example? तो मैरी क्या कह रही है कि हम एग्जाम्पल्स की बजाय पहले डेफिनेशन जान लेते हैं डेमोक्रेसी की, उसके बाद एग्जाम्पल से जान लेंगे कि वो क्या है फर्दर। तो पर मैम क्या कह रही है? I can see your point, but that is not how we reason in every day. पर मैं आपकी बात समझ रही हूँ कि पहले हम डेफिनेशन जान लेते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल्स जान लेंगे, उसके बाद हम सिचुएशंस जान लेंगे कि डेमोक्रेसी कैसी होती है। पर हम रियल लाइफ में हर समय ऐसा तर्क या इस तरीके के प्रोसीजर से नहीं चलते हैं। तो क्या एग्जाम्पल देना चाहती हैं वो? वी यूज़ वर्ड्स लाइक पेन, रेन और लव। हम अक्सर पेन, रेन और लव ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो क्या हम उनका यूज़ करने से पहले उनकी डेफिनेशन जानते हैं? मुझे नहीं लगता कि हम ऐसा करते हैं। सो क्लियर डेफिनेशन जानने के लिए पहले उसका मीनिंग या उसकी फॉर्म या उसके सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन, उसकी डिटेल्स भी जाननी ज़रूरी है ताकि हम डेफिनेशन को समझ पाएँ। तो उन्होंने 3 एग्जाम्पल्स दिए, पेन, रेन और लव के। क्या हम सभी जब किस पेन को यूज़ करते हैं या रेन को फील करते हैं या किसी इमोशन को फील करते हैं तो पहले क्या हम उसकी डेफिनेशन जानते हैं? मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी ने भी पहले ये जानने की कोशिश की होगी कि उसकी डेफिनेशन बताएं, उसके बाद हम उसको यूज़ करेंगे या उसके बाद हम उसके बारे में और जानेंगे। तो कई बार चीज़ों को पहले जानना और उसके बाद उसकी डेफिनेशन को समझना भी एक तरीका हो सकता है क्लियर अंडरस्टैंडिंग का। तो मैरी क्या कह रही है? बट देन वाई डू वी नीड डेफिनेशन एट ऑल? तो फिर मैंने कह रही है कि अगर हमें मीनिंग ही जानना है, हमें सब चीज़ जान ही लेनी है उसके बारे में, तो फिर हमें डेफिनेशन की ज़रूरत ही क्या रह जाएगी? क्या आपको पेन की डेफिनेशन की ज़रूरत है? नहीं। सो वी नीड अ डेफिनेशन ओनली व्हेन वी कम अक्रॉस अ डिफिकल्टी इन द यूज ऑफ अ वर्ड। तो मैम क्या कह रही हैं कि आपकी बात सही है, पर जब हमें कभी डिफिकल्टी होती है, कोई चीज़ कॉम्प्लेक्स है, कोई चीज़ ऐसी है जो आसानी से समझ में नहीं आएगी सबके, ज़रूरी नहीं है कि सबको उतनी अच्छे से समझ आ जाए, तब हमें उसको डिफाइन करना भी ज़रूरी है, यानी कि समझना भी ज़रूरी है और डिफाइन करना भी ज़रूरी है। वी नीड अ डेफिनेशन ऑफ रेन ओनली व्हेन वी विश टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम ड्रिजल, क्लाउड बर्स्ट एक्सेट्रा। तो हमें रेन की डेफिनेशन सिर्फ तब चाहिए जब उसके तरीके की और भी चीज़ें होती हों, जैसे कि ड्रिजल यानी कि बहुत धीरे बारिश, या क्लाउड बर्स्ट एकदम से बहुत तेज बारिश, है ना। तो बारिश के भी कई सारे फॉर्म्स या फीचर्स हो गए। तो जब फीचर्स आ जाते हैं या डिफरेंट फॉर्म्स आ जाती हैं किसी चीज़ की, तो उसका एक क्लियर आइडेंटिफिकेशन करने के लिए क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है उसके लिए? डेफिनेशन। सो द सेम इज ट्रू फॉर डेमोक्रेसी। वी नीड अ क्लियर डेफिनेशन ओनली बिकॉज पीपल यूज इट फॉर डिफरेंट पर्पजेज, बिकॉज वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ गवर्नमेंट्स कैन कॉल देमसेल्व्स डेमोक्रेसी। तो वो क्या कह रहे हैं कि हमें डेफिनेशन की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से, अलग अलग लीडर्स
इसकी डेफिनेशन को यूज करते हुए अपनी सरकारों को डेमोक्रेसी क्लेम करते हैं, प्रजातंत्र क्लेम करते हैं। वो ये दावा करते हैं कि हमारी सरकार भी एक लोकतांत्रिक सरकार है, प्रजातांत्रिक सरकार है या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। तो रिब्यांग क्या कह रहे, बट वाई डू वी नीड टू वर्क ऑन अ डेफिनेशन, द अदर डे यू कोटेड अब्राहम लिंकन। तो हमें डेफिनेशन पे इतना काम करने की जरूरत क्या है, पिछले दिन आपने अब्राहम लिंकन ने जो डेफिनेशन दी उसको कोट किया, उसको हमें बताया, डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो अमेरिका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट ने या नॉन वाइट प्रेसिडेंट ने दी, वो क्या थी, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। सो वी इन मेघालय always ruled ourselves, this is accepted by everyone, why do we need to change that। तो अब वो क्या कह रहे हैं कि हम मेघालय में अपने लिए लीडर्स खुद चुनते हैं, तो हमें इसको बदलने की ज़रूरत क्या है। सो लिख दो मैडम क्या कह रही हैं, आई एम नॉट सेइंग वी नीड टू चेंज इट, आई टू फाइंड दिस डेफिनेशन वेरी ब्यूटिफुल, बट वी डोंट नो इफ दिस इज द बेस्ट वे ऑफ डिफाइनिंग अनलेस वी थिंक अबाउट इट आवरसेल्व्स। तो वो क्या कह रहे हैं, ये डेफिनेशन बहुत अच्छी है नो डाउट, पर हम इसके बारे में जानने से पहले या इस डेफिनेशन पे जाने से पहले ये देखेंगे कि हम अपने बारे में, अपने आसपास के सर्कमस्टेंसेस में इसको अगर रख के देखें इस डेफिनेशन को, तो हम क्या सोचते हैं। वी मस्ट नॉट एक्सेप्ट समथिंग जस्ट बिकॉज इट इज फेमस, जस्ट बिकॉज एवरीवन एक्सेप्ट्स इट, सो इट इज नॉट नेसेसरी एंड यू मस्ट ऑल्सो not do or follow the masses, only you must only follow when you yourself are satisfied with some definition or with some meaning। किस चीज़ के मीनिंग या किस चीज़ की डेफिनेशन से आप तभी सेटिस्फाई हो जब आपने उसको अच्छे से समझ लिया हो, आपके दिमाग ने उसको एक्सेप्ट कर दिया हो कि ये ठीक है, तभी आप उसको एक्सेप्ट करें। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो बहुत फेमस है या उसके साथ बहुत सारे लोग हैं, आप उसी के फ्लो के साथ जाएं। So it is very important in a democracy to understand the things yourself and feel what your mind thinks and do actions according to that, according to your feeling, your understanding of things, and not based on other people's views or the views of majority. So another student is asking, Yolanda is asking, ma'am, can I suggest something? We don't need to look for any definition. I read somewhere that the word democracy comes from a Greek word demokratia. In Greek, demos means people and kratia means rule. तो इसका मतलब क्या हो गया, the rule of the people या people's rule. So democracy is ruled by the people. This is the correct meaning. Where is the need to debate? तो एक और स्टूडेंट क्या कह रही है कि मैडम मैंने सर्च किया है, ये जो डेमोक्रेसी शब्द है ये ग्रीक शब्द से आया है, जिसमें डेमोस और क्रैचिया में रूल बाय द पीपल उसका मीनिंग है। तो हमें क्लियरली पता चल गया कि डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोगों का शासन या लोगों के द्वारा शासन। तो फिर हमें और डेफिनेशंस की ज़रूरत क्या है। तो आगे लिख दो मैडम क्या कह रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी हेल्पफुल वे ऑफ थिंकिंग अबाउट दिस मैटर। आई वुड जस्ट से दैट दिस डज नॉट ऑलवेज वर्क। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है मैटर को एक्सप्लेन करने का, पर ये हमेशा कार्य नहीं करता। कैसे, अ वर्ड डज नॉट रिमेन टाइड टू इट्स ओरिजिन, जस्ट थिंक ऑफ कंप्यूटर्स। कोई भी शब्द जहाँ से ओरिजिन हुआ है वहाँ पर ही नहीं ख़त्म हो जाता। आप कंप्यूटर्स के बारे में भी सोच सकते हैं। तो कंप्यूटर्स में क्या हुआ, सबसे पहले वो सिर्फ एक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए यूज़ हुआ, ठीक है, बहुत पावरफुल। उसके बाद उसमें थोड़ी राइटिंग स्किल्स और डिज़ाइनिंग स्किल्स आई, फिर उसके बाद उसमें म्यूज़िक और मूवीज़ भी चलने लगी, यानी कि वीडियोस भी चलने लगी। तो धीरे धीरे इवॉल्व हुआ कंप्यूटर। इसी तरीके से डेमोक्रेसी भी सबसे पहले इस हिसाब से आई थी कि रूल बाय द पीपल, पर धीरे धीरे वो इवॉल्व हो रही है और उसमें नए नए फीचर्स, नई नई डिमांड्स ऐड होती जा रही हैं और वो और ज़्यादा सिंप्लीफाई होती जा रही है या अंडरस्टैंडेबल होती जा रही है और ज़्यादा अच्छी होती जा रही है। इम्प्रूवमेंट होता जा रहा है डेमोक्रेसीज में ऑल अराउंड द वर्ल्ड। सो डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, फार फ्रॉम द पीपल एंड वेयर दे बट द पीपल, वाई डोंट वी एक्सेप्ट दैट। तो अब क्या हो रहा है, जो मैम है वो समझाने की कोशिश कर रही हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जैसी डेफिनेशन दिख रही है आपको या किसी ने दी है कुछ सालों पहले
वो उसी कॉन्टेक्स्ट में या उसी के जैसी रहेगी हमेशा। तो मैरी क्या कह रही है, मैम सो बेसिकली व्हाट you are saying is that there is no shortcut to thinking about the matter ourselves. We have to think about its meaning and evolve our definition. तो हमारे पास कोई ऐसा शॉर्टकट या छोटी सी डेफिनेशन नहीं है जिससे हम डेमोक्रेसी को बहुत अच्छे से समझ पाएं, यानी कि सिर्फ कुछ लाइनों से आप डेमोक्रेसी को या एक डेफिनेशन से या एक छोटे से मीनिंग से डेमोक्रेसी को नहीं समझ सकते हैं। सो लिंगदो मैडम क्या कह रही है, यू गॉट मी राइट, लेट अस गेट ऑन विद इट नाउ। तो अब लिंगदो मैडम क्या कह रही हैं, हाँ अब तुम लोग मेरी बात समझ रहे हो तो आइए इस काम को शुरू करते हैं। तो एक्टिविटी में क्या कह रहे हैं, एक्टिविटी है आपके सामने जिसमें क्या कह रहे हैं, लेट अस टेक लिंगदो मैडम सीरियसली एंड ट्राई टू राइट डाउन द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ सम ऑफ द सिंपल वर्ड्स दैट वी सी we use all the time, pen, rain and love. For example, is there a way of defining a pen that distinguish it clearly from pencil, a brush, a chalk or a crayon? So what have you learned from this attempt? What does it teach us about understanding the meaning of democracy? तो अब हमने स्टोरी पढ़ ली है, हालांकि इस स्टोरी में पढ़ने में या इसको समझने में हमें काफ़ी टाइम लगा, पर ये काफ़ी ज़रूरी था। ऐसी अक्सर ऐसी डिस्कशन क्लासेस में होती है और होनी चाहिए जिसमें स्टूडेंट्स भी उतने ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और सवाल पूछें जो उनके दिमाग में आ रहे हैं, जैसा लिंगदो मैडम की क्लास में हो रहा है। तभी आप लोग एक क्लियर व्यू ले पाएंगे चीज़ों का। जब आप छोटी छोटी चीज़ें भी जो आपको समझ नहीं आ रही हैं या उसके बारे में फर्दर जानना चाहते हैं, वो चीज़ें आप पूछें। So what does this discussion teach us about understanding the meaning of democracy? That democracy is not so simple to understand for everybody as it is written in a simple one line or two line definition. तो इतना आसान नहीं है लोकतंत्र को या प्रजातंत्र को समझना कि आप एक दो लाइन से उसका सब मीनिंग और सारी डेफिनेशन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें। तो इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम फर्दर डिस्कशन में चलते हैं। सो डिफाइनिंग डेमोक्रेसी, एक सिंपल डेफिनेशन हम जानने की कोशिश करते हैं। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो सबसे सरल या सबसे आसान चीज़ हमें क्या पता है, डेमोक्रेसी एक ऐसी सरकार है जिसमें रूलर्स अपने लिए जो लोग हैं वो अपने लिए रूलर्स चुनते हैं, यानी कि शासक चुनते हैं वोट डालकर, और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने के बाद वो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। आपने पिछली क्लासेस में जान लिया है ये अच्छे से, ठीक है। तो वो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, उसके बाद वो गवर्नमेंट हमारे लिए अलग अलग डिसीजंस लेती है। तो डेमोक्रेसी की सबसे सरल परिभाषा क्या है, डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या ऐसी सरकार है जिसमें क्या हो रहा है, लोग अपने लिए शासक या रूलर्स इलेक्ट करते हैं। बट दिस डेफिनेशन इज इनएडिक्वेट विदाउट कंसिडरिंग अदर क्वेश्चंस लाइक। अब क्या कह रहे हैं, ये डेफिनेशन बहुत सिंपल है, इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो लोग हैं एक देश के, जो एडल्ट्स हैं जिनको वोट करने का अधिकार है, वो क्या कर सकते हैं, अपने लिए सरकार चुन सकते हैं। पर अपने लिए सरकार चुन सकते हैं ये तो हमने डेफिनेशन जान ली, पर इसके साथ बहुत सारे और क्वेश्चंस भी हमारे दिमाग में आने चाहिए या आ सकते हैं, जैसे हु आर द रूलर्स। अब लोग तो रूलर सिलेक्ट करेंगे, पर वो रूलर्स कौन होंगे, कहाँ से आएंगे, कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करेंगे, क्या वो उसी एरिया से होंगे, बहुत सारे सवाल हो सकते हैं ऐसे। व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन, किस प्रकार के इलेक्शन होने चाहिए, ये भी एक सवाल है। इलेक्शन तो बहुत सारे टाइप से हो सकते हैं, इलेक्शन प्रेशराइज करके भी हो सकता है, इलेक्शंस ब्राइब करके भी कराए जा सकते हैं, इलेक्शन सभी गवर्नमेंट मशीनरी पर कंट्रोल और मीडिया पे कंट्रोल करके भी कराए जा सकते हैं। तो क्या तब भी आप डेमोक्रेसी कहेंगे? उसके बाद अगला सवाल, हु आर द पीपल। ये जो लोगों की हम बात कर रहे हैं इस डेफिनेशन में कि लोग अपने लिए रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, रूलर्स चुनते हैं, ये लोग कौन है, रूलर्स कौन है, इलेक्शन कैसे कराए हैं, और ये लोग कौन है, ठीक है। उसके अलावा व्हाट काइंड ऑफ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, किस प्रकार की फॉर्म की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। कोई भी क्लेम कर सकता है कि वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, पर क्या आपने उसमें ये देखने की कोशिश किया, इंडिपेंडेंट कोई ऑब्जर्वर है जो ये देख रहा है कि वो फ्री एंड फेयर हुए हैं भी हैं या नहीं, या सिर्फ नाम के लिए बोल दिया है कि फ्री एंड फेयर हैं, ठीक है। तो बहुत सारे सवाल इस डेफिनेशन के या किसी भी डेफिनेशन के साथ हमारे सामने आते हैं। इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे जब हम इस चैप्टर में क्या जानने की कोशिश करेंगे, मेन फीचर्स विद एग्जाम्पल। जो डेमोक्रेसी के मेन फीचर्स हैं उनके एग्जाम्पल,
उन सभी चारों फीचर्स, जो मेन 4 फीचर्स आपकी बुक में दिए हुए हैं, उनको समझना, और उसके बाद एडवांटेज और डिसएडवांटेज डेमोक्रेसी की। सो चेक योर प्रोग्रेस। देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ दिया। डेमोक्रेसी गिव्स एवरी मैन द राइट टू बी हिज ओन ऑप्रेसर। अब क्या हो रहा है, एक स्टूडेंट ने बहुत सारे सवाल या बहुत सारी डेफिनेशंस जो अलग अलग लोगों ने दी हैं, उन डेफिनेशंस को वो उठा के आ गया। कुछ डेफिनेशन उसको नेट पे मिली होंगी, कुछ डेफिनेशन उसको किसी किताब में मिली होंगी, कुछ डेफिनेशन पेरेंट्स ने बोली होगी या टीचर्स ने या किसी भी और सीनियर ने उसको बताई होंगी, या किस फेमस व्यक्तियों ने ये डेफिनेशंस दी हैं। तो इन डेफिनेशंस में उसमें नाम नहीं लिखा है, मतलब ये डेफिनेशन किसने दी है, क्योंकि यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है कि हम डिस्कस करें कि ये जो डेफिनेशंस दिए हैं ये कितने हद तक सही हैं, ये यूज़फुल है नहीं है, ऐसा डेमोक्रेसी में होता है नहीं होता है, ये मैं नहीं बोलूँगा आपको। आई विल नॉट टेल यू, I will just repeat and explain the definition. You yourself have to comment on that ये कितना तार्किक है या कितना सुटेबल है एक डेमोक्रेसी के लिए। सो डेमोक्रेसी गिव्स एवरी मैन द राइट टू बी हिज ऑन ऑप्रेसर। डेमोक्रेसी हर एक इंसान को अधिकार देती है कि वो अपना ही ऑप्रेसर यानी कि खुद को ही, स्वयं को ही दबाए, स्वयं का ही दमन करे या स्वयं के लिए ही डिक्टेट करे। कंसिस्ट ऑफ चूजिंग योर ओन डिक्टेटर्स। इसमें आप अपने डिक्टेटर खुद चुनते हैं, ठीक है, यानी कि आपके ऊपर जो शासन करेगा, जिसकी बातें हम सभी को माननी है, वो उन सभी को कौन चूज करता है, हम चूज करते हैं। मैन्स कैपेसिटी फॉर जस्टिस मेक्स डेमोक्रेसी पॉसिबल, बट मैन्स इंक्लिनेशन टू इनजस्टिस मेक्स डेमोक्रेसी नेसेसरी। इंसान, यहाँ पे मैन से मतलब सिर्फ मैन या वुमेन से डिस्क्रिमिनेशन नहीं है या क्लासिफिकेशन, यहाँ पे मैन से मतलब है सभी लोगों से। सो मैन्स कैपेसिटी फॉर जस्टिस मेक्स डेमोक्रेसी पॉसिबल, बट मैन्स इंक्लिनेशन टू इनजस्टिस मेक्स डेमोक्रेसी नेसेसरी। जो इंसान है, डेमोक्रेसी इस वजह से नहीं आई है कि उसको जस्टिस पसंद है, उसको न्याय पसंद है, बल्कि डेमोक्रेसी इसलिए आई है कि उसको अन्याय की तरफ जाने की टेंडेंसी है। उस टेंडेंसी को रोकने के लिए क्या जरूरी है, डेमोक्रेसी जरूरी है। ऑल द इल्स ऑफ डेमोक्रेसी कैन बी क्योर्ड बाय मोर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी कमियां हैं, वो और ज़्यादा डेमोक्रेटिक होकर सही की जा सकती हैं। तो आई होप आपको ये चारों डेफिनेशन का मतलब समझ में आ गया होगा। आप अपनी कॉपी में अपने आप इसके आगे अपनी कमेंट लिखें कि आप अग्री करते हैं, डिसअग्री करते हैं, कितना ये सूटेबल है डेमोक्रेसी के लिए या बिल्कुल सूटेबल नहीं है, या कभी कभी ऐसा हो सकता है। जो भी आप सोचते हैं, वट एवर योर कमेंट्स आर, you must express and you must also ask questions regarding these definition या these views about democracy. So major features of democracy में 4 major features दिए हुए हैं आपकी बुक में, या otherwise भी there are many major features. The first 2 major features, जो पहले 2 major features हैं जो आपकी बुक में दिए हुए हैं, उनको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे एग्जाम्पल्स के द्वारा। तो पहले चारों मेन फीचर्स को जान लेते हैं विच आर डिस्कस्ड इन योर बुक। फर्स्ट इज मेजर डिसीजंस आर टेकन बाय इलेक्टेड लीडर्स। जो मुख्य निर्णय हैं सरकार में रहते हुए, जो मुख्य निर्णय हैं वो कौन लेगा, वो लीडर्स जिनको हमने इलेक्ट किया है। फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। दूसरा मेजर फीचर क्या है या मेन फीचर क्या है, फ्री और फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, यानी कि जो लोग हैं उन पर किसी भी तरह का, किसी भी हद तक दबाव ना हो और वो स्वतंत्र तरीके से अपनी सरकार चुन सके। 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। एक व्यक्ति एक वोट और सभी की वोट की वैल्यू बराबर। ऐसा ना हो कि जो अमीर हैं उनको उनकी वोट की वैल्यू ज़्यादा है और जो गरीब है उनकी वोट की वैल्यू कम है, या जो मेल्स हैं उनकी वोट की वैल्यू ज़्यादा और जो फीमेल्स हैं उनकी वोट की वैल्यू कम। तो इस प्रकार का किसी ऐसा कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। फोर्थ मेन फीचर इज रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। शासन जो है वो कानून का होना चाहिए, किसी एक व्यक्ति के सोचने या एक व्यक्तियों के समूह के सोचने से निर्णय नहीं लिए जाने चाहिए, बल्कि कैसे लिए जाने चाहिए, जो संविधान कह रहा है, जो संविधान में चीज़ें लिखी हैं, जो उसने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए हैं, या जो उसने फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, या जो उसने और सारी बातें कही हैं गवर्नेंस के बारे में,
उनको फॉलो करना, ना कि किसी व्यक्ति के विचारों को या उसके व्यूज़ को या उसके विशेस को फॉलो करना। तो चारों मेजर फीचर्स हमने डेमोक्रेसी के जान लिए। मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, राइट रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स। अब पहले दोनों जो फीचर्स हैं उनको जानने का प्रयास करते हैं। मेजर डिसीजंस बाय द इलेक्टेड लीडर्स, जो मुख्य निर्णय हैं वो कौन लेगा? निर्वाचित जो लीडर्स हैं वो लें। तो इसमें एक एग्जांपल देखते हैं परवेज मुशर्रफ का। आपको इमेज में दिख रहा होगा परवेज मुशर्रफ, जो कि पहले मतलब प्रेसिडेंट बनने से पहले या चीफ एग्जीक्यूटिव बनने से पहले एक मिलिट्री जनरल थे, यानी कि हेड ऑफ पाकिस्तान आर्मी थे। उन्होंने क्या किया, एक बार ये जानने की कोशिश करते हैं। जनरल परवेज मुशर्रफ लेड अ मिलिट्री कू इन 1999। 1999 में उन्होंने सत्ता परिवर्तन या तख्ता पलट, मिलिट्री कू को हिंदी में तख्ता पलट भी कहते हैं, सेना के द्वारा तख्ता पलट। तो ऐसा ही हुआ पाकिस्तान में 1999 में। जो सेना थी उन्होंने एक मिलिट्री कू किया और जो लोकतांत्रिक सरकार थी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, उसको हटाकर खुद सत्ता पर कब्जा कर लिया, यानी कि गवर्नमेंट पे कंट्रोल कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, ही फर्स्ट बिकेम द चीफ एग्जीक्यूटिव। पहले उन्होंने अपने आप को घोषित किया कि मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, यानी कि मैं हर एक जो गवर्नमेंट मशीनरी या इंस्टीट्यूशन है उसके ऊपर हूँ, यानी कि फाइनल डिसीजन कौन लेगा? आई विल टेक द फाइनल डिसीजन रिगार्डिंग ऑल मैटर्स इन द कंट्री। तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, उनको किसी ने वोट नहीं दिया था, उनको ना ही राष्ट्रपति ना ही प्रधानमंत्री ऐसा कुछ चुना नहीं था, पर वो अचानक से आ जाते हैं और मिलिट्री रूल स्टैब्लिश कर देते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटा देते हैं, उनके ज़्यादातर लीडर्स को जेल में डाल देते हैं, अपने आप को क्या डिक्लेयर कर देते हैं? मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ। हमने 3 पार्ट पढ़ लिए हैं डेमोक्रेसी के पहले ही या गवर्नमेंट के, ठीक है, जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव उन्होंने अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव घोषित कर दिया, यानी कि मैं सबसे ऊपर हूँ सारी गवर्नमेंट मशीनरी में। और कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद उन्होंने अपने आप को राष्ट्रपति बना लिया स्वयं से ही। उन्होंने फिर ये डिक्लेयर किया कि आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री। देन व्हाट हैपेंड, आगे क्या हुआ? 2002 में अब जब उनके ऊपर प्रेशर बढ़ता गया इंटरनेशनल मीडिया का, या लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि ऐसा मिलिट्री कू हो गया है, ये हो गया है, सारी दुनिया में चिंता थी कि अब क्या होगा, या देश में खुद भी चिंता थी पाकिस्तान में कि अब क्या होगा। तो फिर उन्होंने इन सारे प्रेशर को झेलते हुए या इस सारी आवाज़ों को दबाने के लिए एक रेफरेंडम कराया 2002 में। यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि रेफरेंडम क्या होता है। पहले डेफिनेशन जान लेते हैं। रेफरेंडम इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन इन विच द पीपल हैव ओनली 2 चॉइसेस, आइदर येस और नो। एक ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन या एक ऐसा डायरेक्ट डिसीजन या एक ऐसा डायरेक्ट व्यू उनसे जानने की कोशिश करते हैं लोगों से, जिसमें सिर्फ 2 ही ऑप्शन होते हैं, हाँ या ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अब क्लास में आके मैं या कोई भी और व्यक्ति है, कहीं भी आप घर में भी सिचुएशन को इमेजिन कर सकते हैं जिसमें आपसे ये बोला जाए क्या। देखिए एक सरल एग्जांपल देता हूँ। आप अगर आपकी मम्मी, खाना खाने का टाइम हो चुका है, आपकी मम्मी आपको कहें क्या कि खाना खाना है या नहीं, तो आप दोनों में से क्या जवाब दे सकते हो? हाँ या ना। आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि कैसा खाना खाना है, दाल खानी है, चावल खाना है, रोटी खानी है, क्या खाना है या नहीं खाना है, या कुछ और खाना है, यानी कि उसके बारे में डिटेलिंग कुछ भी नहीं बताई गई, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया, सिर्फ आपसे एक सवाल पूछा गया है, आइदर यस और नो। ठीक है, पर इसको आप मिलिट्री कू से कंपेयर नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक सरल चीज़ है ताकि ये जान सकें आप कि रेफरेंडम क्या होता है। रेफरेंडम में एक सवाल होता है जनरली, या एक व्यू जानना होता है लोगों का, जिसमें हाँ या ना। तो उन्होंने पूछा कि क्या आप परवेज मुशर्रफ को राष्ट्रपति के रूप में चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, नहीं। ठीक है, तो इसके ऊपर भी सवाल उठे कि रेफरेंडम उन्होंने रियल नहीं कराया, लोगों के रियल व्यूज़ नहीं लिए, वो दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ आर डिस्कशन। हमें सिर्फ ये जानना है कि 1999 में उन्होंने एक मिलिट्री कू किया और उसके बाद डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटा दिया, अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव पहले डिक्लेयर किया, फिर अपने आप को प्रेसिडेंट बना दिया स्वयं ही। उसके बाद 2002 में एक रेफरेंडम कराया, जिसके बाद उन्हें 5 साल और शासन करने का अधिकार मिल गया। यानी कि उन्होंने ऐसा दिखाया कि मैंने रेफरेंडम कराया है और ज़्यादातर लोगों ने या आधे से ज़्यादा लोगों ने मेरे पक्ष में वोट किया है कि मैं राष्ट्रपति बना रहूं, और उसके बाद वो 5 साल तक और राष्ट्रपति बने रहे। आगे क्या हो रहा है,
Elections were held to National Assembly and provinces, but the final decision can only be taken by General Musharraf. उसके बाद उनके राष्ट्रपति बनने के बाद नेशनल असेंबली यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और प्रोविंशियल यानी कि स्टेट गवर्नमेंट्स में इलेक्शंस हुए, पर वो सारे लीडर्स जो इलेक्ट होके आए थे उनके हाथ में मुख्य निर्णय लेने की पावर नहीं थी. किसके हाथ में थी? जो लोगों के द्वारा इलेक्ट नहीं हुआ. कौन? जनरल परवेज मुशर्रफ. उसके बाद आगे चलते हैं. सो पाकिस्तान अंडर द रूल ऑफ जनरल मुशर्रफ कैन नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी. तो हमने बिल्कुल क्लियर आइडिया ले लिया है कि पाकिस्तान जनरल मुशर्रफ के अंडर पे जिस समय था उस समय हम उसको डेमोक्रेसी नहीं कह सकते हैं. क्यों? क्योंकि मेजर डिसीजन क्या इलेक्टेड लीडर्स ले रहे थे, ले पा रहे थे? नो. जो उन पे इम्पोज किए जा रहा था किसके विशेष, किसके डिसीजंस? परवेज मुशर्रफ के, जो कि इलेक्टेड नहीं थे. द पावर टू टेक ऑल फाइनल डिसीजन रेस्ट विद द आर्मी ऑफिशियल्स एंड विद जनरल मुशर्रफ. तो जनरल मुशर्रफ और आर्मी के लीडर्स ही मुख्य निर्णय लेते थे. दिस हैपन्स विद मैनी डिक्टेटरशिप्स एंड मोनार्कीज. ऐसा बहुत सारी डिक्टेटरशिप और मोनार्कीज में होता है. डिक्टेटरशिप वो जिसमें एक व्यक्ति अपने आप को सत्ता पर स्थापित कर दे, जैसे कि मुशर्रफ ने किया. इनको भी आप एक डिक्टेटर कह सकते हैं, और सभी डिसीजंस खुद ही लें, बाकी सबको रिजेक्ट कर दे या निगलेक्ट कर दे. ऐसे हिस्ट्री में भी बहुत सारे डिक्टेटर है, जैसे एडोल्फ हिटलर, ठीक है, जैसे नेपोलियन बोनापार्ट एटसेट्रा. देयरफॉर द फर्स्ट फीचर इज, तो इस सारे एग्जाम्पल से डिस्कशन से हमें पहला फीचर मिल गया है डेमोक्रेसी का. वो क्या है? दैट इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल. एक डेमोक्रेसी में फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होनी चाहिए? उन लोगों के पास जिनको लोगों ने इलेक्ट किया है, या उन लीडर्स के पास जिनको लोगों ने वोट देकर इलेक्ट किया है अपने लिए रूल करने के लिए. ना कि किसी ऐसे व्यक्ति के पास जो कोई मिलिट्री कमांडर है या कोई पावरफुल व्यक्ति है और सारी सत्ता पर उसने कब्जा कर लिया है. तो अगर ऐसा होगा तो उसको हम क्या नहीं कहेंगे? डेमोक्रेसी नहीं कहेंगे. किसको कहेंगे? जिसमें वो लोग फाइनल डिसीजन ले रहे हैं जिनको लोगों ने चुना है. उसके बाद सेकंड फीचर पर आ जाते हैं. फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन. फ्री और फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन भी एक इंपॉर्टेंट या सेकंड इंपॉर्टेंट फीचर है डेमोक्रेसी का. यहाँ पे आप एक सिंबल देख रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का. इसमें हम दो एग्जांपल देखेंगे, चाइना का और मैक्सिको का. पहले चाइना के एग्जांपल पे आते हैं. इलेक्शंस आर हेल्ड इन चाइना आफ्टर एवरी 5 years इलेक्टिंग द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री. चाइना जो है वो हर 5 साल में देश की पार्लियामेंट के लिए सरकार चुनती है, पार्लियामेंटेरियंस चुनती है. पर उसमें एक प्रॉब्लम है. क्या? द नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैज अराउंड 3000 इलेक्टेड मेंबर्स. जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है यानी कि जो पार्लियामेंट है उसमें 3000 इलेक्टेड मेंबर्स हैं. ठीक है, ये यहाँ तक तो स्टोरी बिल्कुल ठीक लग रही है कि भाई 5 साल में इलेक्शन हो रहे हैं, 3000 मेंबर्स को इलेक्ट कर रहे हैं. पर आगे है ट्विस्ट. क्या? इट हैज़ द पावर टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट. ये जो 3000 मेंबर्स हैं ये प्रेसिडेंट को भी इलेक्ट कर सकते हैं, ये भी इनके पास पावर्स हैं. बट ऑल द मेंबर्स नीड अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी. पर यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि ये जो 3000 मेंबर हैं इनको इलेक्शन लड़ने से पहले मेंबरशिप लेनी होती है या अप्रूवल लेना होता है. किसका? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का. तो यानी कि जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है वो इकलौती पॉलिटिकल पार्टी है. सपोज करें आप हमारे देश में भी अगर कल को बोल दें कि कोई भी XYZ पार्टी है, यहाँ पे मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि हमें कंट्रोवर्सी से क्लियर रहना चाहिए, हमें बस आइडियाज़ लेने हैं. और उसके बाद आप लोगों ने खुद ही सोचना है कि इन आइडियाज़ पर बेस्ड डेमोक्रेसी कैसी होनी चाहिए, कैसी हो सकती है. सो द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी वॉज द ओनली पॉलिटिकल पार्टी. अगर हमारे देश में भी ऐसा हो कि कोई ए पार्टी है या एक्स पार्टी है, वो अगर बोला जाए कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी और सभी उसी के मेंबर्स सभी इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, तो फिर क्या रियल चॉइस मिली हमें क्या और कोई व्यूज़ और कोई पॉलिसीज़ और कोई डिसीजन मेकर मिलेंगे? नहीं मिलेंगे. वो एक ही पार्टी अपना जो डिसीजंस है वो हमारे ऊपर थोपती रहेगी. तो हमें जब तक चॉइस नहीं मिलेगी तब तक आप फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं बोल सकते हैं. आपको चॉइसेस भी मिलनी चाहिए, चुनने की आज़ादी भी होनी चाहिए. एक ही चीज़ को चुनना है. अब देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही सिंपल या आपके रियल लाइफ से रिलेटेड, जिसमें आपको ये समझ आ जाएगा कि फ्री और फेयर होना कितना ज़रूरी है या ऑप्शंस होना कितना ज़रूरी है. सपोज यू वांट टू ईट अ फ्रूट
आप एप्पल खाना चाहते हैं, ठीक है, अगले दिन आप ऑरेंजेस खाना चाहते हैं, उसके अगले दिन आप बनानास खाना चाहते हैं, उसके अगले दिन आप कुछ और खाना चाहते हैं, या आप कभी सोना चाहते हैं, कभी कोई और डिसीजन लेना चाहते हैं, पर आपको बोला जाए कि ओनली एप्पल्स आर अवेलेबल एट ऑल टाइम्स इन द मार्केट एंड यू हैव नो अदर चॉइस। तो क्या आपकी जो फ्री होने की फीलिंग है या जो फ्रीडम है वो रेस्ट्रिक्ट नहीं हो रही है? सेम इसी तरीके से जो कभी अगर एक ही पार्टी होगी किसी देश में तो फिर चॉइस मिलेंगी नहीं, ऑप्शंस मिलेंगे नहीं, तो लोग मजबूरी में उन लोगों को वोट करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। उसको आप डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते हैं कि आपने फ्री और फेयर इलेक्शन तो करा दिया पर आपने चॉइस तो दी ही नहीं। अब एक ही पार्टी तो आप फ्री कराते हैं इलेक्शन और किसी को वोट करने का तो ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हुआ चाइना का। अब हम आगे फर्दर डिस्कशन करते हैं। देयरफॉर द गवर्नमेंट इन चाइना इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। तो एक ही पॉलिटिकल पार्टी वहां पर सरकार बनाती है, कम्युनिस्ट पार्टी। अब बात करेंगे मैक्सिको की। मैक्सिको होल्ड इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 years फॉर इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट। मैक्सिको हर 6 साल में प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शंस कराती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पर यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट या यू कैन से नॉट सो इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको देखने मिला, वो ये कि 1930 से लेके 2000 तक, देखिए कितना लंबा समय है, 60 70 80 साल का, जिसमें 2000 सिर्फ हमने एक सिंबॉलिक लिया है, ठीक है, और 1930s भी। यहाँ पे हम फिगर्स और फैक्ट्स में नहीं जाएंगे, सिर्फ हमें ये जानना है कि कई सालों से या 50 से भी ज़्यादा सालों से एक ऐसी पार्टी मैक्सिको कंट्री में चुनती आ रही है जो जिसका नाम है इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, और जो हर बार एक ही पार्टी बार बार इलेक्ट होकर आ रही है, कोई और पार्टी इलेक्शन जीतने में समर्थ ही नहीं है, ठीक है। तो चाइना में क्या हो रहा था, सिर्फ एक ही ऑप्शन था तो मजबूरी में उसको चुन रहे थे। पर यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ऑप्शंस हैं। मैक्सिको की बात कर रहे हैं हम। मैक्सिको पहले आप जैसा कि मैप में देख सकते हैं, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट आपको दिख रहा है, जिसमें सबसे ऊपर कनाडा है, उसका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, और जो नीचे जो शेडेड कंट्री आपको दिख रहा है वो है मैक्सिको। तो मैक्सिको में 2000 जो सन है या जो ईयर है, तब तक एक ही पार्टी इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी या पीआरआई की ही सरकार बन पा रही थी। हालांकि ऑप्शंस बहुत सारे थे। तो अब देखते हैं कि क्यों नहीं बन पा रही थी किसी और की सरकार। ड्यू टू द डर्टी ट्रिक्स लाइक कंट्रोलिंग द मीडिया, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इलेक्शन प्रोसेस एंड ब्राइबिंग। तो बहुत सारी चीज़ें वो कर रहे थे। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को बाउंड कर रहे थे कि वो उनकी पार्टी मीटिंग्स में आए, उनको सपोर्ट करें, ठीक है। उसके अलावा मीडिया को कंट्रोल कर रहे थे कि मीडिया रिपोर्टिंग ही ना करे उनकी जो बुराइयां हैं। उसके अलावा इलेक्शन प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे थे। कभी उनको कहीं लग रहा था कि किसी पोलिंग बूथ पे वो हार जाएंगे तो उसको शिफ्ट कर दे रहे थे एकदम से, या लोगों को किसी भी तरीके की परेशानी डाल रहे थे उन लोगों को जिनको वो लग रहा था कि उनके अगेंस्ट में वो वोट कर सकते हैं उस इलाके के लोग। उसके अलावा ब्राइबिंग कर रहे थे, बहुत सारा पैसा दे रहे थे वो, यानी कि वोटों को खरीद रहे थे एक तरीके से। दो एग्जाम्पल हमने देखे। पहले में कोई चॉइस नहीं थी तो मजबूरी में उसको ही दिया। दूसरे में चॉइसेस थी, फिर भी एक शक्तिशाली पार्टी ने सारे तंत्र को, सारे सिस्टम को, सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को या मोस्टली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को एक कंट्रोल कर रखा था। उन सभी के ऊपर उसका पूरी तरीके से नियंत्रण था, जिसकी वजह से और किसी पार्टी की सरकार नहीं बन पा रही थी। Should we consider the elections which we have discussed as examples of people electing their representatives? क्या हमने जो अभी 2 एग्जाम्पल डिस्कस किए चाइना और मैक्सिको के, क्या हम उसमें ये कह सकते हैं कि लोग अपने प्रतिनिधियों को, रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन रहे हैं? आई डोंट थिंक वी कैन। मुझे नहीं लगता कि हम इसको कह सकते हैं इन दोनों एग्जाम्पल्स में कि लोगों ने अपने लिए सरकार चुनी है। बिकॉज क्यों? देयर वॉज ओनली वन ऑप्शन इन चाइना। चाइना में सिर्फ एक ऑप्शन था, सो पीपल वर फोर्स्ड। दूसरा, देयर वॉज नो वे एनी अदर पार्टी कुड हैव वॉन द इलेक्शंस, ठीक है। सो फ्री और फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन होना बहुत जरूरी है। इन दोनों एग्जाम्पल से आपने देख लिया, ना ही वहां पर ब्राइबिंग या फोर्सफुल या डरा के या किसी भी और तरीके से इलेक्शंस कराए जाने चाहिए, कंट्रोल करके मीडिया को या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को या पूरे इलेक्शन प्रोसेस को। ना ही वहाँ पर ऐसा होना चाहिए कि ऑप्शंस ही नहीं है। तो ऑप्शंस भी होने चाहिए, फ्री और फेयर भी होने चाहिए, लोग फ्री भी होने चाहिए अपना
जो मत है, अपना जो व्यू है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए विद द हेल्प ऑफ वोटिंग। सो यहाँ से हमें दूसरी डेफिनेशन मिल गई है। पहली क्या, मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स, जो कि नहीं हो रहा था हमारे एग्जाम्पल में। तो जब भी ऐसा होगा कि मेजर डिसीजन इलेक्टेड लीडर्स लेंगे तो हम उसको डेमोक्रेसी कहेंगे। अब दूसरा फीचर क्या जान लिया हमने, अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करेंटली इन पावर हैज अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। तो जो सत्ता में है एक डेमोक्रेसी में, अगर उनके भी हारने का उतना ही चांस है, यानी कि एक इक्वल बैलेंस है ऑपोजिशन में और रूलिंग पार्टी में अगले इलेक्शन में फाइट करने के लिए, तभी आप उसको बोल सकते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। अगर वो किसी भी तरीके से नियंत्रण कर पा रहे हैं किसी भी एस्पेक्ट पे इलेक्शन के, जो रूलिंग पार्टी है, तब हम उसको डेमोक्रेसी नहीं बोलेंगे। आगे चलते हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस एंड कार्टून्स, 2 कार्टून स्ट्रिप्स दी हुए हैं और उन पर आधारित सवाल हैं। पहले कार्टून स्ट्रिप देख लेते हैं। यहाँ पे सीरिया की बात हो रही है। हम सबको पता है कि प्रेजेंटली सीरिया में काफ़ी गंभीर स्थिति है, पर वो कुछ साल पहले की बात कर रहे हैं, जिसमें क्या कह रहे हैं, जो नो एंट्री बिफोर यू फिल दैट फॉर्म एंड बिकम अ मेंबर इन अल बात पार्टी इज दैट क्लियर। तो डेमोक्रेसी को ही वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। कैसे, एक ही पॉलिटिकल पार्टी है और उसके एलाइज हैं, अगर आप उनके मेंबर्स बनेंगे तभी आप क्या कर सकते हैं, डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो वहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन लगा रहे थे वो लोगों को उनके लिए ही वोट करने के लिए, तभी उनको डेमोक्रेसी मिलेगी, नहीं तो उनके लिए कोई भी राइट्स नहीं होंगे। सीरिया इज अ स्मॉल वेस्ट एशियन कंट्री। द रूलिंग बाथ पार्टी एंड सम ऑफ इट्स स्मॉल एलाइज आर द ओनली पार्टीज अलाउड इन दैट कंट्री। डू यू थिंक दिस कार्टून अप्लाई टू चाइना और मैक्सिको? क्या आपको लगता है कि ये कार्टून चाइना या मैक्सिको को अप्लाई करता है? किसको अप्लाई कर रहा है? आई थिंक चाइना को ज़्यादा अप्लाई कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे भी एक सिंगल पार्टी है। व्हाट डज द क्राउन ऑफ लीव्स ऑन डेमोक्रेसी सिग्निफाई? तो क्राउन ऑफ लीव्स ये सिग्निफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी सर्वोपरि है, यानी कि उसका रूल एक अच्छा रूल है, परंतु वहाँ पे क्या हो रहा है, रियलिटी में उसको भी कंट्रोल कर रहे हैं कौन, पॉलिटिकल पार्टी। सो ओनली द रूलिंग बाथ पार्टी एंड इट एलाइज वर अलाउड इन सीरिया। डू यू थिंक दिस अप्लाइज टू मैक्सिको और चाइना? ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे चलते हैं, दूसरा कार्टून स्ट्रिप देखते हैं, उसमें क्या हो रहा है। रीड द कार्टून। दिस कार्टून वॉज ड्रॉन इन द कंटेक्स्ट ऑफ लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका यहाँ पे बता दूं कि जो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, जो नॉर्थ अमेरिका के नीचे जो कॉन्टिनेंट है, जो पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन के बीच में कॉन्टिनेंट है, जहाँ पे ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चिले, वेनेजुएला एक्सेट्रा ये सारे देश आपको मिलेंगे, उसको उस पूरे कॉन्टिनेंट को हम कहते हैं लैटिन अमेरिका। सो डू यू थिंक, इस कार्टून स्ट्रिप से हम ये देख सकते हैं कि लैटिन अमेरिका में डेमोक्रेसी तो दिख रही है ऊपर से, पर अंदर से क्या हो रहा है, जो मिलिट्री कू हैं वो अक्सर होते रहते हैं, तो इससे लोग स्वतंत्र नहीं हैं अपनी सरकार चुनने के लिए। सो डू यू थिंक दैट दिस अप्लाइज टू पाकिस्तान? तो क्या आपको लगता है कार्टून स्ट्रिप पाकिस्तान पे अप्लाई होती है? बिल्कुल अप्लाई होती है, क्योंकि हमने वहाँ देखा कि एक मिलिट्री कू किया जनरल परवेज मुशर्रफ ने और लोगों को अपना विल एक्सप्रेस करने का मौका नहीं दिया। डू दिस हैपन समटाइम्स इन योर कंट्री एज वेल? क्या ऐसा आपके देश में भी कभी हुआ? आई डोंट थिंक हमारे देश में ऐसा कभी हुआ है। सो लेट अस मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ आवर टॉपिक of today's learning. Question number first, what are the main features of a democracy? एक डेमोक्रेसी के मेन फीचर्स क्या हैं? Question number 2, what is a referendum? When did जनरल मुशर्रफ conducted a referendum? एक रेफरेंडम क्या होता है? जनरल मुशर्रफ ने एक रेफरेंडम कब कराया? Question number 3, what is a military coup? मिलिट्री coup क्या होता है? Question number 4, name the political party of Mexico which won every election held before the year 2000. Question number 5, name the only political party in China which can form the government. चाइना में इकलौती पॉलिटिकल पार्टी जो सरकार बना सकती है। Thank you and have a nice day. I hope you understood all the topics well. If you still have doubts or you want to discuss, you can always ask or give your comments and suggestions. Thank you and have a nice day.